अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर चाहे गैर यकीनी के गहरे बादल किसी हद तक छटने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नामजदगी फॉर्म से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि इंतखाबात बरवक्त यानी 25 जुलाई को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन ने भी मामूली तरमीम के साथ नया इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और सवाल यहाँ पर अहम यह है कि क्या आज के इस फैसले के बाद समझा जाए कि इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक जो ख़तरात थे वो मुकम्मल तौर पर टल गए हैं या फिर ख़तरा अभी भी मौजूद है। और बात होगी प्रोग्राम में इलेक्शन में सियासी जमातों के मंशूर उनकी मुतल्लिका कारकर्दगी या फिर स्कैंडल्स मैटर करेंगे, चूँकि इस तरह की बाज़गश्त है कि 2018 के इलेक्शन से पहले आने वाले एक माह में मुख्तलिफ स्कैंडल्स आने वाले हैं कुछ सियासी जमातों के सरबराहान से मुतालिक। और बात होगी नून लीग की 5 साल कारकर्दगी से मुतालिक कि एक तरफ नून लीग दावा कर रही है कि उनकी गवर्नेंस जो है वो मिसाली थी, बहुत ज़बरदस्त थी, जबकि दूसरी जानिब अदालतों में उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से आज ही शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया 56 कंपनियों के स्कैंडल से मुतालिक, तो इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून, हामिद मीर साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हुमा बकाई साहिबा तज्ज़ियाकार हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ चौधरी साहब, नामजदगी फार्म से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला तो मुअत्तल कर दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। तो क्या आज ये समझा जाए कि जो खतरात थे इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर वो मुकम्मल तौर पर टल गए हैं या फिर अभी भी खतरा मौजूद है? वो खतरा तो मौजूद है। अच्छा। मैं आपसे एक अर्ज करूं, हो ये रहा है कि बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें जो जिसके का इलाज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो इलाज नहीं किया जा रहा और हर तरफ से ये आवाज़ यही दी जा रही है कि जी इलेक्शन बर वक्त होंगे, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। हम सारे यकीन करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इलेक्शन बर वक्त करवा सकते हैं? बस ये जो मुतालबा है, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर्म के मामले में जो फैसला दिया है, ये फैसला आइन के ऐन मुताबिक है, 62-63 आइन के अंदर मौजूद है। आप किस तरह लोगों का ये हक उनसे छीन सकते हैं कि जो उनका नुमाइंदा बनने वाला है वो डिक्लेरेशन ही ना दे अपने एसेट्स के मुतालिक, वो डिक्लेरेशन ही ना दे अपनी नेशनलिटी के मुतालिक, और 11 अहम सवालात जो हैं उससे पूछे जा रहे हैं। और ये भी अहम नुकता है कि आइन से मुतसादम आप आइन से मुतसादम कर ही नहीं सकते। यानी आप देखिए 62-63 से मुतालिक सवालात हैं। अगर फर्ज करो आप सवाल रखते ही नहीं है तो उसके बाद कल को कोई इतराज कैसे कर सकता है, क्योंकि आपने तो डिक्लेरेशन ही नहीं मांगा। एक ये बात हो गई, और दूसरा हल्का बंदियों वाला मामला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 81 हल्के जो है उनके बारे में इस हद तक है कि जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यानी कि 10% से ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। आपको ऐसे ऐसे हल्के नजर आएंगे जो जिनका जमीन आसमान का फर्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो उन्होंने हल्का बंदियां की हैं वो इस जिसे उन्होंने कहा है कि जी हम ये कर रहे हैं क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज ऐसी हल्का बंदियां हैं कि जिसमें आप लोग वोटरों का अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना नामुमकिन है, और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं कि जो दरमियान में क्लॉकवाइज आगे जा रहे हैं और फिर पीछे आ रहे हैं। हाँ। दरमियान में बाकी सारे यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें आप ऐसी कानूगोई हल्के, बंटवार हल्के नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं। भाई इंसानों के जल्दी में होंगी, फिर ये चीजें तो होंगी जल्दी। आप देखिए, मैं ये ताखीर हो गई, सेंसस में ताखीर हो गई, ये चाहिए कि बस ये जो फैसला आया है इसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वो इलेक्शन कमीशन अगर वाकई इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए, सबसे पहले उन्हें इस तरह की हल्का बंदियां नहीं करनी चाहिए थी। अगर की थी तो उसके बाद एतराजात का फैसला कर देना चाहिए था। पहले हमारी आईनी तरमीम जो है वो ताखीर का शिकार हुई। अच्छा, एतराजात का फैसला करने के बाद अब अगर ये सूरत हाल आई थी तो लोगों को बिठा देते कि फॉर्म आइन के मुताबिक कर दे। अब आप इन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके अगर इलेक्शन पर वक्त करा सकते हैं तो फाबिया फिर इसके आपके देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। ठीक, हुमा बकाई साहब, वोटर का हक इस नए नामजदगी फॉर्म में कितना मुतासिर हुआ कि वो अपने नुमाइंदे के बारे में जिसे वो चुनने जा रहा है वो मालूम ही नहीं होगा कि उसने कर्ज माफ कराया है, वो टैक्स ना दहिंदा है
या फिर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी जो कि नए फॉर्म में नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जिस किस्म का माइक्रो एनालिसिस हो रहा है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो इस माइक्रो लेवल एनालिसिस की मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो भी चीज़ उठाएंगे आपको इस किस्म की कई चीज़ें मिल जाएंगी जहां आप कहेंगे कि बेसिक लिबरल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं वो वायलेट हो रही हैं। जो बेसिक बात है वो ये है कि अब जो इलेक्शंस का फ्रेमवर्क बन गया है पाकिस्तान में, वो ये है कि ड्यूरिंग पोल रिगिंग नहीं हो सकती। तो जितना भी फोकस है, और हमें आदत है पोल्स को रिग करने की, और तो प्री पोल रिगिंग है और पोस्ट पोल रिगिंग, जो भी पोस्ट पोल मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन होगी और प्री पोल रिगिंग होगी। ये तमाम अवामिल उसी की तरफ इशारा करते हैं। हमने तो ये भी सुना कि इलेक्शंस इसलिए डिले हो जाने चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है। क्या पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं हैं? वजूहात तो बहुत सारी बयान की जा रही हैं। मैं आपसे यही से गुजारिश कर रही हूँ ना कि एक्चुअली देखना ये है कि ये जो एक अनसेट सा कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कि इलेक्शंस को डिले कर देना चाहिए, इससे किसको फ़ायदा होने जाने वाला है। बहुत मुश्किल फैसले हैं जो आने वाली हुकूमत को करने, और सबसे बड़ा फैसला तो अभी मई के आखिर में खड़ा हुआ है, इवन बिफोर द इलेक्शंस, जिसकी रिपरकशंस उठाएगी आने वाली हुकूमत, और वो है डॉलर एक दफ़ा फिर शूट करेगा, और उसकी जो इकोनॉमिक रिपरकशंस होंगी वो कौन उठाएगा। टिकिंग बॉम्ब है पानी का, टिकिंग बॉम्ब है एनर्जी का। तो मुझे तो लगता, और सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है वो अननोन फैक्टर जो हमारे इलेक्टोरेट में इस वक्त मौजूद है। स्प्लिट फ्रेगमेंटेड इलेक्टोरेट है। हंग पार्लियामेंट की बात हो रही है, लेकिन कोई वसूख से नहीं कह सकता कि ये जो 18 साल की मौज आएगी इलेक्शंस में, जो अर्बनाइज्ड मौज है, जो लोग शायद उस तरह से कंट्रोल में नहीं है, उन लोगों के जो पहले वोटर था, वो किस किस्म का इम्पैक्ट डालेगी। तो मैं तो समझती हूँ कि सियासतदान बहुत खौफजदा है इस वक्त इलेक्शंस में जाने से। ठीक, जनरल साहब, यहाँ पे मामला सिर्फ इलेक्शन के इल्तवा का नहीं है बल्कि शफाफियत का भी है। और आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी में ये कहा, उन्होंने खतरात जाहिर किए कि कुछ बैरूनी कुव्वतें असरअंदाज हो सकती है इलेक्शन पर। आपने देखा कि अमेरिका के इलेक्शन में भी इस तरह की बातें हुई, अभी तक तहकीकात चल रही है। तो ये कितना बड़ा सीरियस चैलेंज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो मौजूद हैं और बाहर से कोशिश की जा रही है कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए, फाटा और हमारे जो कबायली इलाके हैं उनमें डिस्टर्बेंस की जाए, KPK में भी हो सकती है। तो उस लिहाज से तो मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि आर्मी को टोटली उस तरफ डिवोट किया जाए कि वो सिक्योरिटी पे मामूर रहें और इलेक्टोरल सिस्टम के करीब भी ना आने दिया जाए, और ये उनके मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं कि ये काम हो। उससे बाद में उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशंस आएँ तो वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हम सब ये चाहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे हों, लेकिन क्या जो अभी हुमा बहन बात कर रही थी कि डॉलर फिर ये करेगा, इसकी रिपीट अप्रिशिएट होगा और डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होगा, अगर ये सूरत हाल हम देखें या इस तरह के और बेशुमार मसाइल, तो ये जिन लोगों ने पैदा किए थे उनके लिए अगर फिर हमने चोर दरवाज़ा खोल के उनको ये फॉर्म अमेंड करके उनके लिए रास्ता बना के देना है, और फिर हमने कोई पाबंदी नहीं रखनी कि डाकू आता है, डकैत आता है या लैंड ग्रैबर आता है पार्लियामेंट में, तो यार इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है? ये 2-4 फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनको चलाने दें, लगी हुई हैं, खा पी रही हैं, मज़े कर रही हैं, करने दें उनको। ये इलेक्शन का दुख उठा क्यों रहे हैं आप लोग? खर्चा क्यों कर रहे हैं इतने? जब आपने कोई इस्लाहत ऐसी करनी नहीं जिसमें कि कोई पढ़ा लिखा कोई सही किस्म का इंसान आगे आ सके, जब आपने कोई ऐसा काम कबूल करना ही नहीं जिससे कि ऑनेस्ट आदमी का भी कोई रास्ता बन सके, तो फिर यार क्या जरूरत है इन इलेक्शनों की? क्यों नहीं इन्हीं डाकू डकैतों के हाथ में आप पकड़ा देते कि चलाएं भाई 5-4 फैमिलीज लगी हुई हैं, लूटने को सूटने करती रहे, आप भी मजे लें, हम भी बैठ के देखते रहेंगे तमाशा। भाई इलेक्शन कराने तो कोई मीनिंगफुल इलेक्शन होने चाहिए ना। कोई तो रास्ता आप अपने लिए अपनाएं कि जहां आपकी कोई साफ सुथरी असम्बली है। ये वो असम्बली है जिसने के मिल जो हमें सुनाया जा रहा है कि जी सब ने ये मुश्तरका फैसला किया कि ये फॉर्म इस तरह अमेंड होगा। जब इस तरह के किस्से होते हैं तो मुश्तरका हो जाते हैं। अभी पार्लियामेंट में सारे लोगों के अगर आपने पैसे बढ़ाने होंगे, उनके मराद बढ़ानी होगी, बड़े मुश्तरका फैसले हो जाएंगे। जहां अवाम का कोई दुख आ जाएगा कोई नाम नहीं लेगा। ये मुसीबत है सारी। और आप अभी इसको एडवोकेट करेंगे सारे कि जी ये बड़ा अच्छा फैसला हो गया, इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। क्या फायदा यार उन्हें इलेक्शन के वक्त पे होने पर? ना कराएं।
ठीक, बिल्कुल ही वक्त जाया ना करें, आज ही इनको बैठे रहने तो जो बैठे हुए थे पहले। यही नुक्ता मैं ब्रेक के बाद आरिफ चौधरी साहब के सामने रखूंगा। मुझे एक मुख्तलिफ नहीं है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह बात हो रही थी नामजदगी फॉर्म से मुतल्लिक, तो फिर नए नामजदगी फॉर्म में तालीमी काबिलियत, कर्ज़ों की मुआफ़ी या अदायगी, टैक्स अदायगी, डुअल पासपोर्ट्स हैं आपके या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके बारे में किसी भी तफसीलात देने का पाबंद नहीं होगा उम्मीदवार। तो फिर नवाज शरीफ की नाइली भी उन मियाँ साहब की भी इसी आपके नामजदगी फॉर्म की बुनियाद पर ही हुई थी। तो किसी भी रुकन को 62-63 के पैमाने से फिर कैसे गुजारा जाएगा, कैसे भांपा जाएगा, कैसे जांचा जाएगा जब ये चीज़ें सारी नामजदगी फॉर्म में होंगी नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही बात हो रही है कि, और सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि क्या महज बार वक्त इलेक्शंस या बामानी बामकसद और साफ और शफाफ इलेक्शंस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साफ और चॉइस आ गई है हमारे पास कि या तो बर वक्त या फिर बार वक्त। आप देखिए ये ऐसा मामला रख दिया गया है जिस वजह से मैंने बहुत अरसा पहले से ये कह रहा हूं कि मुझे इलेक्शन बार वक्त इसलिए नजर नहीं आ रहा है, खास हमारी सब की है। मतलब मैं तो पॉलिटिकल बनना ही नहीं, ऐसा मेरी तो कोई प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए मेरी। उसकी वजह यह है क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन ने जब ये हल्का बंदियां की थी तो उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि भाई उसमें किसी से नहीं पूछा। आप देखिए जो पिटीशंस आई हैं वो आप हैरान हो गए कि कई 100 पिटीशंस हैं, और जो आप फैसले आ रहे हैं, अब इलेक्शन पिटीशन खुद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन पे जो इतराज़ात आए उनका फैसला करते हुए उन्होंने किसी पे भी उसे प्रॉपरली जस्टली एडजुडिकेट नहीं किया। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने कोई 90 यानी कोई 10% भी, मैं बहुत ज्यादा शायद तो ज्यादा कह रहा हूं, इतना भी नहीं उन्होंने गुंजाइश रखी कि जिसमें एतराजात जो थे लोगों के उसको उन्होंने मंजूर किया हो। और जवाब किन से लेते थे? जवाब एक तरफ आपको एक वकील आकर या मुतासरा फरीक जो है वो बता रहा है कि हजूर ये मेरा मसला है, और उसमें सारे मुत्तफिक है, अक्रॉस द बोर्ड सब कह रहे हैं कि जनाब हमें इसमें इलेक्शन जो है इस तरह पॉसिबल नहीं है, ना इसमें वो इलाका इबादत है जिसे जोग्राफिक कंपैक्टनेस कहते हैं, ना होमोजीनिटी कल्चरल होमोजीनिटी है, ना ही किसी लिहाज से बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उस तरह बनते हैं। ये उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने अगर फैसला किया है, इतना अरसा हो गया फैसला हुए, आप उसको फौरी तौर पर लोगों को टाइम दे। इलेक्शन कमीशन अच्छा आप वो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह फॉर्म में अगर तब्दीली आपको नजर आ रही है तो आप लोगों को बताएं कि ये तब्दीली आ रही है। सेनेट में भी यही था, अभी भी वही फॉर्म दोबारा से आया, क्या उसमें तब्दीली? मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर आपने इस तरह, मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, हमें खतरा जरूर है कि बहुत सारी ऐसी कुव्वतें आएंगी जो दरमियान में मुदाखलत कर सकती है, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि महीना 1.5 महीना, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ टाइम फ्रेमवर्क दे के उन्हें कहा जाए इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हल्का बंदियां जो है इसको दुरुस्त कर दे और तजादात दूर कर दे कोई। अच्छा, और फिर ये है कि आर्टिकल 154 इसी बात के लिए है कि आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो चंद दिन आगे पीछे करने से वो काम जो है वो गैर कानूनी नहीं हो जाएगा। अब जितना जोर दिया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से तजवीज ठीक थी कि एक दिन पहले असेंबली अगर तहलील कर दी जाती वो, अच्छा इस वक्त जोर क्यों दिया जा रहा है कि ये सारा कुछ गोल होके निकल जाए, ना तो हमसे ये पूछा जाए एसेट्स पूछे जाए। हाँ जी, मैं तो दोबारा आता हूँ और कुछ बात कर लेते हैं कि स्कैंडल्स की। हुमा मकाई साहबा, आने वाले इलेक्शन से पहले कुछ स्कैंडल्स भी आने लगे हैं। दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि इलेक्शन से पहले स्कैंडल्स आते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, क़यादत होती है, उनसे मुतल्लिक। तो पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ स्कैंडल्स आने लगे हैं, जैसा कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक रेहाम खान साहिबा की एक किताब आने वाली है। तो ये स्कैंडल्स कितना असरअंदाज होंगे इलेक्शन पर, या फिर यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज, उनके मंशूर या उनकी कारकर्दगी ही मैटर करेगी? बात हो रही है ना कि इलेक्शंस की सेहत मखदूश हो जाएगी, जो मसाइल इस वक्त आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्लीज़ समर मुझे जवाब दीजिए कि जो सेहत जमहूरियत है
वो कितनी अच्छी है। हम तो अब ये ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी है, वो तो आर्गुमेंट हमारी यहाँ बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि लूली लंगड़ी जैसी भी है चलने दिया जाए, तसलसल रहे। हाँ, तवातुर के साथ हमने ये सुना है कि जी जमहूरियत कमजोर है, ये जो पार्लियामेंट, और अगर आप इस हुकूमत की कारकर्दगी देखें, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो पार्लियामेंट की कारकर्दगी पे है। वोट की तौकीर और इज्जत का तो लोग जिक्र करते हैं, वोट की तौकीर और इज्जत ये होती है कि आप पार्लियामेंट्स को फाल करें। डिसमल फेलियर है पार्लियामेंट्स को फाल करने में। ना पीएमएल ने कभी पार्लियामेंट को वक़्त दी, ना पीटीआई ने कभी पार्लियामेंट को वक़्त दी। तो देखिए ये मसाइल, ये डेफिशिएंसीज तो हमारी जमहूरियत में तवातुर के साथ मौजूद हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि महीना डिले कर दीजिए, 20 दिन डिले कर दीजिए, मैं बहुत मुअद्दबाना तौर पे ये गुजारिश करूं कि ये मसले स्ट्रक्चरल हैं, ये ऑपरेशनल नहीं है। ये महीना 20 दिन में आप करेंगे, 6 और मसले इस तरह से खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को चलने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए। आपने मुझसे एक सवाल किया था जी जी, आप जरूर, मैं बात मुकम्मल कर लूं। आपने कहा समर के स्कैंडल्स आ रहे हैं इलेक्शन से पहले, बल्कि ये इस बात पे हुमा बकाई साहब पहले अगर जनरल साहब इसी मामले से मुतालिक बात करना है वो रिस्पॉन्ड कर ले, फिर इस नुक्ते की तरफ आ जाते हैं स्कैंडल्स वाले अलग से। जी जी सर। डिले का किस्सा इन्होंने खुद बनाया। ये दिसंबर में पिटीशन दायर की साद रसूल ने लाहौर हाई कोर्ट में, 12 दफ़ा ये इसको हुकूमत को नोटिस गए कि आके पैरवी करें। 12 पेशियां थी जो हुकूमत ने पैरवी नहीं की, और जिस दिन पैरवी की फिर उस दिन फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव आता रहा, उससे पूछा आयशा मलिक साहबा ने कि आप बताएं ये फॉर्म का इस तरह का किस्सा, इससे इलेक्शन में डिले तो नहीं होगी? उसने कहा जी नहीं, ये तो 2-3 दिन का काम है। ये सारी बातें वहाँ हुई हैं, और वो स्पीकर हमारे साहब, स्पीकर साहब जो हैं वो अब खड़े हो गए हैं। उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए थी कि 12 पेशियां क्यों नहीं आप लोगों ने जाके बुकती। ये फैसला आज से 4 महीने पहले हो सकता था। जब पिटीशन दिसंबर में 2017 दिसंबर में दायर हुई, तो आज 5 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका फैसला हो रहा है। दरमियान में कम से कम 12 दफा तारीखें फिक्स हुई और हुकूमत ने पैरवी नहीं की। ये बात है कोई करने की। यही तो गुजारिश कर रही हूं जनरल साहब, वो तो फिर हल्का बनियों वाला मामला भी डिले की अगर बात आती है तो वो फिर गवर्नमेंट पे आती है कि सेंसस इतना डिले से आके हुआ। मैं यही कह रहा हूं, बात मुकम्मल कर दूं। मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूं जो जनरल साहब कह रहे हैं। ये टैक्टिक्स हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि आप 20, 21, 22 महीना भर डिले कर देंगे इलेक्शंस, तो कोई और इसी किस्म का इशू मेरे और आपके सामने खड़ा होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितना इसको सही कर सकते हैं करके इसको वक्त पे इलेक्शंस होने दें, क्योंकि एक राय ये भी है ना हुमा बकाई साहब, एक राय ये भी है डिबेट पे आती है कि अगर इलेक्शन एक दिन भी डिले हो गए तो वो डिले एक दिन का नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। माजी के 90 दिन याद है सबको, हॉट करते हैं वो 90 दिन हॉट करते हैं स्लिपरी स्लोप, ये बिल्कुल स्लिपरी स्लोप है। अगर आप ये इलेक्शन डिलेस की इसमें जाएंगे, स्लिपरी स्लोप है। और अल्टरनेटिव क्या है? केयर टेकर हुकूमत, तो आपका कंसेंसस नहीं हो रहा, आपको लोग नहीं मिल रहे केयर टेकर गवर्नमेंट पे, आप लड़ मर रहे हैं। ये हुकूमत, ये सियासतदान ये फैसला तो कर नहीं सकते कि 20 दिन 25 दिन कौन हुकूमत चलाएगा। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या आप टेक्नोक्रेट सेटअप लाएंगे, इट्स गोइंग टू ओपन अप अ पेंडोरा बॉक्स। चलिए मुझे मुख्तसर ब्रेक लेने में दोबारा आता हूं। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गलत लोगों का रास्ता नहीं रोकेंगे तो इलेक्शन का फायदा नहीं होगा। ठीक, आपको वही डेमोक्रेसी मिलेगी जो क्वालिटी वाइज ऐसी होगी। गलत लोगों का रास्ता जनरल साहब वोटर रोकता है, मैं और आप रोकते हैं। इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाएं। कैसे इन लोगों ने, कैसे पीटीआई ने फैसले किए और वापस लिए? क्यों पीटीआई ने फैसले करके लोगों को दाखिल करके वापस किया है? सिर्फ पब्लिक प्रेशर के तहत। चले फिर ये चॉइस वोटर के पास ही होगी। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं माजरत खाऊं, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमसे सवाल हुमा बकाई साहब के सामने रखेंगे कि स्कैंडल्स का कितना किरदार होगा इंतखाबात में। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आरिफ चौधरी साहब, आप कुछ नुक्ता ऐड करना चाहते हैं? क्विकली ऐड कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं हुमा बकाई साहबा को, जो खास तौर पे बार बार ये कह रही थी कि जी अगर इलेक्शन एक दिन डिले हुआ तो इसका ये मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी माजी के हवाले से।
अब ना उस तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है और ना उस तरह की कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मौजूद है। दरमियान में चीफ जस्टिस फॉरवर्ड जो है वो केयर टेकर है, एक दिन भी इंटरेस्टेड वो आगे ले जाने में नहीं है, और बाकी कहीं किसी का कोई ऐसा मफाद नहीं है जिस तरह के केयर टेकर्स आपके पास मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि या तो इस सारे अमल को इन्हीं दिनों में मुकम्मल कर लीजिएगा और इलेक्शन करवा लीजिएगा, सिर्फ इसकी कुर्बानी पे इलेक्शन को जल्दी के नाम पे ना कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूं, ये जो स्कैंडल्स के बारे में है, मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं, पॉलिटिशियन से भी और मीडिया से भी, ये हाई टाइम है इस वक्त लोगों को मैदान में लाने का और उनसे मंशूर पूछने का। यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका में लास्ट डेज में डिबेट्स होती हैं, आप भी उसी तरह की डिबेट्स कंडक्ट करें, हर पॉलिटिशियन खास तौर पर पार्टी हेड्स आए, अपना मंशूर पेश करें, और जिस तरह लोग आप तड़प रहे हैं पानी के लिए, आप पूछें कि कौन है काला बाग डैम के बारे में और कौन है काला करतूत को छुपाने के मामले में, उनको आप उनसे सवालात पूछे जाए और एजेंडा पूछा जाए कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। लेकिन स्कैंडल्स की भी अपनी जगह पे होती है, हिलरी क्लिंटन की मिसाल आपके सामने है, तो पाकिस्तान की सियासत में स्कैंडल्स मैंने देखे हैं माजी में, ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनकी बाकायदा वीडियोज रिकॉर्ड पे आई और उसके बाद वो इलेक्शन जो थे बड़ी अक्सरियत से जीते। लोग बहुत इसका मामूली फर्क होता है, और जितना ज्यादा गौगा और प्रोपेगेंडा होता है उतना ही ज्यादा ये बैक फायर करता है। मेरे ख्याल में इसका कोई इतना असर इलेक्शन के रिजल्ट पर नहीं पड़ता। साहब, फिर आपकी नजर में क्या चीज मैटर करेगी? मुतल्लिका सियासी जमातों की जो गवर्नमेंट्स थी उनकी कारकर्दगी मैटर करेगी, उनके मंशूर मैटर करेंगे, या फिर स्कैंडल जो आ रहे हैं वो मैटर करेंगे? मियां साहब के भी मुख्तलिफ उनके के पनामा केस में जो नाअहली हुई, करप्शन से जोड़ा गया सारे मामले को, वो चीज भी हॉन्ट करती है PMLN को। और शहबाज शरीफ साहब का मामला भी आपने देखा, आज वो भी पेश हो रहे थे, पेशियां भुगत रहे थे, तो ये स्कैंडल्स मैटर करेंगे या कारकर्दगी? देखिए, स्कैंडल का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई उसका असर हो। इमरान खान की पहले दिन से सारी ज़िंदगी जो है वो स्कैंडल से मुज़य्यन है, मुरतब है, कभी स्कैंडल्स उससे हटे नहीं, और फिर भी पॉपुलैरिटी उसकी मौजूद है। एक और ऐड हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहेगा। मियां साहब का करप्शन का जो स्कैंडल या करप्शन के जो नाम उनके साथ लगा हुआ है, किसको नहीं पता यार? दुनिया में तारीख उठा के देख लें, जिस किसी ने दौलत अपने मुल्क से बाहर जाके कहीं स्टैक की है वो चोरी का माल होता है। सबको पता है कि ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा बाहर रखा है, चोरी की है यहाँ से, लेकिन वो फिर भी जलसे में तकरीरें करते हैं। इंसान ढीठ होना चाहिए, स्कैंडल जितने मर्जी हों उसको डिटाई के साथ आवाम के सामने खड़ा होना अगर आता है तो वो बिल्कुल ठीक है, किसी पे कोई असर नहीं होगा। मंशूर फोर्सफुली अगर वो पेश करते हैं अवाम के सामने, जो भी मंशूर हो, पिछला मंशूर निकाल के देख लें, किसी ने पूरा नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान पे 3 इलेक्शन लड़ सकती है तो यार मंशूर को कौन जानता है? यहाँ पे मंशूर वगैरह भी कुछ नहीं है। आज जो वादे किए जाएंगे वही सारे लोगों के कानों में गूंजेंगे, आखिर में बिरयानी होगी, कोका कोला होगी, वोट होंगे, इससे आगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चले। हुमा बकाई साहबा, आपकी क्या टेक है कि ये स्कैंडल, जिस तरह अभी हमने ब्रेक से पहले मैंने रेफरेंस भी दिया कि रेहाम खान साहबा की किताब के बड़े चर्चे हैं कि उन्होंने खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ इंकशाफात वो करने जा रही हैं, मैटर करेंगी ये चीज़ें? देखिए, मैटर करे ना करे, एक बात तो वाजे है ना कि इस किताब को इस वक्त पे लाना किसी की इनसिक्योरिटी, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं। हाँ, वाजे तौर पे नजर आ रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह बीबी की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई जाती थी, नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीरें डांस करते हुए किसी फंक्शन की गिराई जाती थी लाहौर में। तो ये तो जब इनसिक्योरिटीज़ हाई होती हैं, पॉलिटिकल बैटल्स होती हैं, तो वहाँ हमें ये नज़र आता है। एक बदलाव अब ये ज़रूर आया है कि जो किस्से ड्राइंग रूम्स में तय हो जाते थे अब वो वहाँ तय नहीं हो रहे और अवाम की अदालत में आना पड़ेगा। मैनिफेस्टोस की बात भी बिल्कुल सही है कि कोई अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं करता, लेकिन इस कदर खौफजदा क्यों है? आके चलिए, बहुत बुरा आदमी आ रहा है, क्रिमिनल आ रहा है, जेल से लड़ रहा है। इंडिया में लाखों में मिसालें, क्रिमिनल्स जो है वो जेल से इलेक्शंस लड़ते हैं। लेट पीपल डिसाइड। जो हमारा इलेक्टोरेट है उससे सबसे ज्यादा लोग खौफजदा हैं। ये ऐसी टाइट टर्न कर सकता है, ये ऐसे इलेक्शंस हो सकते हैं 2018 के, क्योंकि एक अननोन एंटिटी है। ये जो 18 साल का बच्चा अगर वाकई निकल कर वोट देता है, पाकिस्तान इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस वक्त इतना कम उम्र बच्चा नहीं है जो हमारा है पास है, और वो इस वक्त निकल कर वोट करने की पोजीशन में है। अगर वो आज फैसला कर लेता है कि मैं वोट दूंगा और फिर वो कोई एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, तो फिर
आपसे आप फैसला हो जाएगा। और ये जो मैं और आप 0.02% एलीट ऑफ पाकिस्तान है ना, जो रैशनल, लॉजिक, मैनिफेस्टोज, डिलीवरी, गवर्नेंस पे बात करते हैं, 80% पाकिस्तान इन बातों पे डिसीजंस नहीं लेता। बहन का पेपर ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी पढ़ा हुआ है, उन्होंने लिखा था पेपर और उसमें अच्छी तवक्कुआत और अच्छी उम्मीदें और शायद मेरा ख्याल उसी वजह से वाबस्ता कर रही हैं। मैं नमूना सिर्फ ये रखता हूँ कि आपको, मुझे सबको पता है कि मियाँ साहब ने जो दौलत बार जमा की है वो क्या है। आप सबको पता है कि इमरान खान के स्कैंडल्स क्या है। आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार है। मैंने खुद क्लिप देखे हैं लाहौर के और काशिफ अब्बासी के रिकॉर्ड है, उसका आप निकाल के देख लें। उसमें एक इंडिविजुअल को पूछता है कि भाई पाकिस्तान में करप्शन है, वो कहता है जी बड़ी है। उसने कहा पाकिस्तान में करप्शन का मगरमच्छ कौन है? उसने कहा जी मियाँ साहब का ही सुनते हैं। तो उन्होंने कहा फिर वोट किसको देंगे? उसने कहा जी मियाँ साहब को ही देंगे। जब हालात लोगों के ये आप किससे तवक्को कर रही हैं कि वो वोट के जरिए आपको कुछ और दे दें? यहाँ पे कानूनी नुक्ता है जो कि मैं आरिफ चौधरी साहब के सामने रखना चाह रहा हूँ। बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। ये तो आदत है, वोटर आखिर में बिरयानी और कोका कोला जाएगी। आप देहातों में देखें बेचारे भूखे लोग हैं। फिर जमहूरियत है कि अगर इस तरह का रुझान मैटर करता है इलेक्शन के अंदर। आरिफ चौधरी साहब, इल्जामात, पाकिस्तानी सियासत में इल्जामात बहुत ज़्यादा लगते हैं, सियासी हरीफ पर भी और कायदीन पर भी। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर हो जाता है, जिसकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ आता है या फिर जिससे मुताल्लिक़ कोई इल्ज़ाम आता है, स्कैंडल आता है, उसके बाद वो केसेस डिसाइड नहीं होते। यही वजह है कि हर कोई आए दिन अपने सियासी हरीफ पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहा होता है और उसमें बहुत सारे बिलो द बेल्ट भी इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, लेकिन केसेस डिसाइड नहीं हो पाते। यही वजह है कि लोगों को फिर और ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है कि हाँ जी मैं भी कर देता हूँ, इल्ज़ाम लगा देता हूँ। ये क्यों नहीं हो? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त इस तरह के केसेस जो है बुनियादी तौर पर ये सारे लॉ ऑफ टॉर्ट से मुतल्लिक है। पर्सनल सिविल इंजरी जो भी किसी को, यानी इज्जत, तौहीन, तजलील, ये भी उसी में आती है। बदकिस्मती ये है कि सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ही लोगों का इन मामलात में क्लियर नहीं है और उसके ऊपर ज़्यादा रोल जो है वो अदालतों का है। अदालतें इन चीज़ों को मजाक में लेती हैं। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक शख्स ने उकाड़ा में एक केस फाइल किया। वो बेचारा कोई बैरिस्टर था, वो वहाँ आके कुछ देर प्रैक्टिस करता रहा। उसने केस ये फाइल किया कि मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और कुत्ता, कमेटी की जिम्मेदारी थी कि ये कुत्ते को वो तलफ करती। डॉग शूटर्स उन्होंने रखने थे, उसने नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं अपनी बीवी से इतनी देर तक मुझे दूर रहना पड़ा। तो यकीन माने जिस जज ने फैसला किया उसने मुझे मजाक से कहा कि यार वो फलाना बैरिस्टर था ना, वो पागल आया था, उसने ये दावा किया और मैंने मजाक में डिग्री भी कर दिया। यानी किसी का फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट। और यही वजह है कि इस वक्त तक इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ साहब पर 10 अरब का, वो उसके बाद बुलाती रही अदालत लेकिन गई नहीं लोगों को। अच्छा, अदालतों के बारे में रवैया शहबाज शरीफ सबका रवैया एक ही तरह का है। यानी चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, कोई फर्क नहीं है। और ये वो केस आ जाता है, मीडिया पे डिस्कस हो जाता है, लेकिन डिसाइड नहीं होता। यानी जब आप देखें, इसी वजह से एनकरेजमेंट मिलती है लोगों को। आप देखें मेडिकल मैल प्रैक्टिस है, बाकी चीजें हैं। अगर आप सूट्स डिसाइड करें, डैमेजेस का फैसला हो, यकीन माने लोगों में एक खास तरह का एक खौफ आता है। लोग नहीं कहते जो बात आप ये फ्री फॉर ऑल है, जो बंदा जिसके खिलाफ जो चाहे कर ले, इसलिए कि कुछ होना तो होता ही नहीं है, सिर्फ उसको एक न्यू हेडलाइन बनती है कि इतना दावा दायर कर। ब्रेक के बाद कारकर्दगी की हम बात करें तो हम की कारकर्दगी की बात करेंगे, जायजा लेंगे 5 साल कारकर्दगी का। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। जरा साहब, कुछ हम बात कर लेते हैं अब नून लीग की कारकर्दगी की। तो मैं कुछ सेक्टर्स को आज टच करूंगा। अमन व अमान की सूरत हाल होगी, खारजा पॉलिसी हो गई। तो अमन व अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो मियाँ साहब बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि 2013 में अमन व अमान की सूरत हाल क्या थी, बहुत बुरी थी, आज बहुत बेहतर है। तो क्रेडिट देंगे फिर नून लीग को इस चीज़ का, या फिर ये क्रेडिट किसी और का है? नहीं, नून लीग को, हुकूमत को क्रेडिट बिल्कुल जाता है। जहां आपकी आर्म फोर्सेस, आपकी सिक्योरिटी के अदारे काम करते हैं, उनके काम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने, पॉलिसी देनी, ये हुकूमत करती है। बिल्कुल उसमें अगर वो अपना क्रेडिट देते हैं या
कोई नहीं भी लेते तो हमें देना चाहिए, वो मेरा ख्याल है कोई ऐसी उसमें कोई गलत राय नहीं है। हुकूमत के और अवाम के तावन के बगैर ये जंगें नहीं लड़ी जा सकती, ये लाजमन उसमें उनको क्रेडिट लेना चाहिए और देना चाहिए हमें। लेकिन जो असल चीज़ ये है, जो जहाँ मुझे पिछला 1.5 साल जो है वो नून लीग के लोगों ने मियाँ साहब की करप्शन के दिफा में गुजारा है। बाजमात हलफ उन्होंने लिया हुआ था मुल्क के साथ वफादारी का, रियासत के साथ वफादारी का। रियासत का केस है मियाँ साहब से चोरी का पैसा निकलवाने का। वो जो जैसे हम कहते हैं ना जी, वो कुत्ती रल गई चोरा नल, ये सारे जाके उधर यानी कि जो यानी वजह जो भी है आप वाली वजह कोई ले ले, फिर मियाँ साहब जो कहते हैं कि मेरे जाने से गवर्नेंस मुतासिर हुई है, तो वो ठीक कहते हैं। वो आप वाली वजह को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए वजह आप ही कंसीडर कर लेते हैं ना, आपकी वजह ही कंसीडर कर लेते हैं कि आपके नजदीक वो उनके दिफा में लगे रहे, काम नहीं किया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हुमा मकाई साहबा, खारजा महाज पर हुकूमत की कारकर्दगी को आप कहाँ रेट करती हैं? गो के इसमें ये बदलते रहते हैं अवामिल, और गैर मुल्की या फिर एक्सटर्नल अवामिल ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंटरनली हमारी इनपुट कैसी रही? भारत ये दावा करता है कि आज हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया है, कहाँ रेट करेंगी? मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहती हूँ कि ये परफॉर्मेंस, करप्शन, बैड पॉलिटिशियंस, बैड गवर्नेंस के नारे उठा उठा के जमहूरियत के पीछे पड़ना छोड़ दें। लेट द प्रोसेस टेक इट्स टाइम। जमहूरियत, डेमोक्रेसी पे तो कोई सवाल नहीं है, डेमोक्रेसी पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जमहूरियत जैसी भी हो, लूली लंगड़ी चलती रहनी चाहिए। जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। ये बहुत बुरे लोग हैं। नवाज शरीफ बहुत बुरा आदमी है, इमरान खान जमहूरियत है तो इसलिए क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। मैनिपुलेटर है और चोर है। क्यों नहीं आप लोगों को डिसाइड करने देते? आप क्यों नहीं अवाम, या तो आप एक दफा फैसला कर लें हमें पाकिस्तान में जमहूरियत को लपेट देना है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लानी है। यूरोप ने ये फैसला किया है और टेक्नोक्रेट्स आके इस मुल्क को संभालेंगे 10-12 साल। जमहूरियत के कोई खिलाफ नहीं है, सब जमहूरियत के हक में है। उसके अंदर इस्लाह कहाँ हो सकती है, उस पर बात हो रही है। ठीक, बहुत अजीब लॉजिक है कि जमहूरियत है लिहाजा क्रिटिसाइज ना करें। मुल्क के लिए बुरा था। आपने खोल खोल कर अवाम को बता दिया ये लोग कितने बुरे हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। ओवरऑल पाकिस्तान इज अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव। आज पाकिस्तान का वोटर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एजुकेट, बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो चुका है। तो वोटर्स लेट देम डिसाइड कि कौन कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही जमहूरियत का हुस्न है कि अवाम के पास इख्तियार होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कानून के महाज पर ना बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई काबिल जिक्र हमने काम किया। यानी हमने 2 केसेस थे इंपॉर्टेंट, किशन गंगा केस और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट केस जो था कलभूषण वाला केस। ना कलभूषण के केस में हमने कोई ऐसा कमाल दिखा सके और ना ही किशन गंगा केस में। यानी जहाँ तक बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकदमेबाजी का ताल्लुक था, पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल जिक्र ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हुई जिससे रूल ऑफ लॉ जो है, जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है एक गवर्नमेंट की, जिसे कहते हैं कि ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिहाज से बिल्कुल कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हुई। और रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने में लोगों के ज़हन में रूल ऑफ लॉ का तस्वर जो था उसे मसक किया गया है, और अदालतों का एहतराम खत्म किया गया है और कानून को का तमस्कर उड़ाया गया है। मैं नहीं समझता कि इस लिहाज से कोई ऐसा क्रेडिट इस हुकूमत को दिया जा सके जो कानूनी इस्लाहात के मौजू पर, लेजिस्लेशन के मौजू पर या रूल ऑफ लॉ की अमलदारी से मुताबिक। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यकीनन अवाम जो है वो बेहतरीन जज होते हैं जमहूरियत के अंदर, और अब अवाम ही डिसाइड करेंगे कि किसको दोबारा से मुल्क में हुकूमत करने का इख्तियार देना है। आज की शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।